हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ आकांक्षा सिंह। वेलकम यू ऑन यूट्यूब चैनल वे टू JRF। आज हम डिस्कस करने वाले हैं TGT, PGT, GIC का प्रैक्टिस सेट नंबर 5। आप होम साइंस से रिलेटेड किसी भी एग्ज़ाम की अगर प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उसके लिए जो प्रैक्टिस सेट है बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होंगे। तो आप इसका पूरा सारे प्रैक्टिस सेट ज़रूर देखिएगा। इसका पूरा प्लेलिस्ट है एंड इसके बाद में कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का एक प्लेलिस्ट है। TGT, PGT एक मॉक टेस्ट सीरीज़ आए थे, उसमें 50 वीडियोस हैं। तो ये सारे प्लेलिस्ट आप ज़रूर चेक करिएगा, ये सारे आपकी प्रिपरेशन को इम्प्रूव करेंगे। एंड अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक एंड शेयर ज़रूर करिएगा, और अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। इससे आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। एंड टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, आपको सारे PDF वहाँ पर मिल जाएंगे। सो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। एंड आप साथ में देखिएगा कि आपके जितने भी क्वेश्चन यहाँ पे हम अटेम्प्ट कर रहे हैं तो उसमें आपके कितने क्वेश्चन सही निकलते हैं। इससे आप अपनी जो प्रिपरेशन है उसको आप देख पाओगे कि आपकी प्रिपरेशन कितनी अच्छी हो रही है। क्वेश्चन नंबर 1 इज़ फंगाई या फंगस सच एज म्यूकर, एस्पेरेजिलस एंड एर्गॉट। ये तीनों क्या हैं? ये फंगस हैं जो कॉमनली कंटामिनेट करते हैं। कॉमन कंटामिनेशन ऑफ, देखो म्यूकर है, एस्पेरेजिलस है और एर्गॉट है। ये क्या चीज़ हैं जिनको ये कंटामिनेट करते हैं? ऑप्शंस हैं पोर्क एंड बीफ, बैक्टीरिया एंड वायरस, ब्रेड एंड सीरियल, टेप वॉर्म एंड रिंग वॉर्म। देखो तो टेप वॉर्म एंड रिंग वॉर्म ये तो अलग से हो गया, ये तो ना ही ये फंगस तो है नहीं, ये ठीक है। उसके बाद बैक्टीरिया एंड वायरस, तो सिंपल सी बात यहाँ पे दे रखा है कि ये फंजाई है, फंगस है, तो बैक्टीरिया और वायरस तो कैसे भी नहीं हो सकता है। उसके बाद बचा है पोर्क एंड बीफ, सीरियल्स, ब्रेड एंड सीरियल्स। तो पोर्क एंड बीफ में ये फंगस तो लगता नहीं है, ठीक है। तो बचा क्या? ब्रेड एंड सीरियल्स। तो जो म्यूकर और एस्पेरेजिलस हैं ये ब्रेड को इन्फेक्ट करते हैं। जो ब्रेड पे देखो कभी कभी हल्का सा ब्लैक जब ब्रेड काफ़ी दिनों तक रखी रहती है तो उस पर मतलब चिपचिपा ब्लैक सा स्पॉट्स आने लगते हैं, या फिर कहीं कहीं पे ग्रीन स्पॉट्स आने लगते हैं। तो ये म्यूकर और एस्पेरेजिलस की वजह से होता है। और एर्गॉट जो है ये सीरियल्स को कंटामिनेट करता है, और इससे जो एर्गॉट जो है जब सीरियल्स को कंटामिनेट करता है तो इससे एक डिजीज़ होती है, उसको बोलते हैं एर्गोटिज्म। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा जाता है कि जो सीरियल्स में जो फंगस है, सीरियल्स में कौन सा फंगस लगता है, तो वो होता है एर्गॉट। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है वूल जो लूजेस अबाउट ऑफ स्ट्रेंथ व्हेन वेट। जब ऊन जब वो गीला हो जाता है तब उसकी कितनी उसकी स्ट्रेंथ जो है वो कम हो जाती है। तो जब ऊन को जब हम पानी में भिगोते हैं तब उसकी 40% जो स्ट्रेंथ है वो कम हो जाती है। इसीलिए जब कभी आप वूल की लॉन्ड्रिंग पढ़ेंगे कि वूल को कैसे लॉन्ड्री करना है, तो उसमें कभी भी नहीं बोलते हैं कि वूल को जो है स्टीपिंग करना है या पानी में भिगो के रखना है। वूल को सिंपली नीडिंग एंड स्क्वीजिंग मेथड से साफ़ करके उनके कपड़ों को ड्राई करते हैं। उनमें कभी वूल के कपड़ों में कभी स्टीपिंग नहीं करते, उनको पानी में भिगो के नहीं छोड़ते हैं, क्योंकि जब पानी में भिगो देंगे तो वूल का स्ट्रक्चर क्या है आपको पता है? वूल का स्ट्रक्चर ऊपर ऐसे स्केल्स होती हैं, जो स्केल्स जो हैं ये जब ये पानी के कांटेक्ट में आती हैं, वाटर के कांटेक्ट में आती हैं, तो ये स्केल्स जो है लूज़ होने लगती हैं, और इससे वूल का जो सरफेस स्ट्रक्चर है वो लूज़ होने लगता है और इसकी स्ट्रेंथ जो है वो कम होने लगती है। तो आप बताइए जो कॉटन है, कॉटन को जब हम वेट करते हैं तब इसकी स्ट्रेंथ कम होती है या ज़्यादा होती है? तो ये आपको आंसर करना है कमेंट सेक्शन में। जब कपड़ा, कॉटन का कपड़ा जब गीला होता है तो आपको सिंपल सा यही बताना है कि स्ट्रेंथ होती है या नहीं होती। जब कॉटन का कपड़ा है जब उसको हम गीला कर देते हैं तब उसकी स्ट्रेंथ बढ़ जाती है या कम हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है फाइबर्स गिव ऑर्डर ऑफ बर्निंग हेयर। कौन से फाइबर हैं जिनको जलाने पर बाल के जलने की जैसे स्मेल आती है? तो हमारे हेयर किससे बने होते हैं? प्रोटीन से। अब सिंपल सी बात है, जब फाइबर को कंपेयर किया गया है बर्निंग की, हेयर जैसे जब हम बाल जलाते हैं तब जैसी स्मेल आती है वैसी ही स्मेल आती है। तो सिंपल सी बात है ये फाइबर भी बने होंगे किससे? प्रोटीन के। तो जो प्रोटीन फाइबर होते हैं लाइक वूल हो गया है, सिल्क हो गया है, जब इनको जलाते हैं तो इनको जलाने पर जब हमारे हेयर्स जब हमारे जलने पर जैसे बदबू आती है या जैसी ऑर्डर आती है वैसे ही गंध देते हैं ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्किन ऑफ यार्न मीन्स जो लच्छी होती है यार्न की, जो 840 यार्ड की होती है लेंथ में, उसको क्या कहते हैं? तो जो 840 यार्ड की जो यार्न की लच्छी होती है उसको कहा जाता है हैंक, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है प्लेन वीव फैब्रिक फ्रॉम कॉटन एज। कॉटन से बना हुआ जो प्लेन वीव फैब्रिक है उसको क्या बोलते हैं?
जो कॉटन से बना प्लेन वीव फैब्रिक है उसको बोलते हैं कैलिको। क्रीप जो है ये बहुत ज़्यादा हाई ट्विस्ट वाले फैब्रिक होते हैं, बाकी ये सारे कॉटन से बने हुए नहीं होते। जो कॉटन से बना हुआ फैब्रिक है प्लेन वीव फैब्रिक वो होता है कैलिको। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, इज़ द रैंकिंग ऑफ फूड बेस्ड ऑन द पोस्ट प्रैंडियल ब्लड ग्लूकोज रिस्पॉन्स विद रेफरेंस फूड। देखो यहाँ पे क्या टर्म है, पोस्ट प्रैंडियल, एक होता है प्री प्रैंडियल। प्री मीन्स खाना खाने से पहले का, पोस्ट मीन्स खाना खाने के बाद का। और यहाँ पे कौन से खाने की बात कर रहे हैं, रेफरेंस फूड। तो रेफरेंस फूड में हम क्या लेते हैं, ब्रेड, कार्बोहाइड्रेट मीन्स इसका सिंपल फॉर्म हो जाता है ग्लूकोज। तो रेफरेंस फूड में मोस्टली हम ब्रेड लेते हैं, कि ब्रेड को या फिर हम इसको ग्लूकोज भी बोल सकते हैं, ये रेफरेंस फूड में लेते हैं, जिसको खाने के बाद देखते हैं। खाने के बाद भी एक टाइम होता है कि हर 2 घंटे पे जो हमने रेफरेंस फूड लिया है उसके बाद 2-2 घंटे पे हमको ये ब्लड का जो है ग्लूकोज रिस्पॉन्स चेक करना है। और ये जो ब्लड में जो ग्लूकोज रिस्पॉन्स आता है इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं ग्लाइसेमिक इंडेक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, कोऑपरेटिव अमेरिकन रिलीफ एवरीवेयर मीन्स केयर, जो कि जिसको स्टार्ट किया गया था 1945 में, टू प्रोवाइड द रिलीफ टू द सर्वाइवर ऑफ। देखो सर्वाइवर हैं मीन्स ऐसे मीन्स राहत प्रदान करने के लिए कौन से लोगों को, जो जैसे यहाँ पे देखो यहाँ पे सारे वॉर दिए हुए हैं, तो सिंपल सी बात है कि जो वॉर में जो लोग घायल हुए थे उन लोगों को राहत प्रदान करने के लिए, उनकी सेवा के लिए केयर एक फाउंडेशन स्टार्ट किया गया था, जो कि 1945 में अमेरिका में स्टार्ट किया गया था। तो ये कब स्टार्ट हुआ था, तो ये सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद, जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ था उसके बाद 1945 में केयर फाउंडेशन स्टार्ट किया गया था अमेरिका में, जिसमें वहाँ पे जितने भी लोग युद्ध में या जो वॉर हुआ था उसमें जितने भी लोग अफेक्ट हुए थे उनको राहत प्रदान करने के लिए, उनके रिलीफ के लिए ये केयर फाउंडेशन स्टार्ट किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, द स्टेज एट विच कॉटन इज़ रेडी फॉर स्पिनिंग। ऐसी कौन सी स्टेज है जहाँ पे कॉटन जो है ये स्पिनिंग के लिए तैयार हो जाता है। तो कॉटन की क्या है, पहले इसके जो मेथड है कॉटन की पूरा जो मतलब उसकी कलेक्टिंग से लेकर उसका पूरा प्रोसेस क्या है, तो वो गिनिंग हो गया, ओपनिंग हो गया, उसको बेल बनाना, कार्डिंग, कॉम्बिंग, ये सब ये जो है मेथड है सीक्वेंस में। तो ऐसा कौन सा वो लास्ट स्टेप है जिसके बाद कॉटन में स्पिनिंग होती है, तो स्लाइवरिंग है लास्ट मेथड जिसके बाद कॉटन में स्पिनिंग होती है, रोविंग होती है। ठीक है, स्लाइवरिंग जो है वो लास्ट ऑप्शन है, जिसके बाद कॉटन जो है वो प्रॉपरली रेडी होता है स्पिनिंग के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, द प्रॉपर्टी ऑफ वुलन फाइबर्स टू गेट इंटरलॉक्ड इज कॉल्ड। जो वुलन फाइबर हैं, ठीक है, इनमें क्या प्रॉपर्टी होती है इंटरलॉकिंग की। और वुलन कैसे होते हैं, निटेड फैब्रिक होते हैं। जहाँ पे इंटरलॉकिंग होती है वो निटेड फैब्रिक होते हैं। और ये इंटरलॉकिंग की प्रॉपर्टी से क्या बनता है, उससे बनता है फेल्टिंग। अगर हम बात करें, अगर यहीं पे हम बात करेंगे इंटरलेसिंग की, इंटरलेसिंग मीन्स वहाँ पे आ जाता है विविंग। विविंग में इंटरलेसिंग होता है, निटिंग में इंटरलॉकिंग होता है। इंटरलॉकिंग से जो कपड़ा बनता है उसको बोलते हैं फेल्टिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, द ढाका मसलिन विद द वूवन इन पैटर्न नोन एज। देखो ढाका का जो मसलिन क्लॉथ है बहुत फेमस है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा फाइन, सॉफ्ट, स्मूथ होता है। और इसका जो वुवन पैटर्न है, इससे जो वुवन पैटर्न मीन्स कुछ बनाया जाता है इससे। सिंपली जो इसकी साड़ीज़ होती हैं उनको बोलते हैं जामदानी पैटर्न, इनको जामदानी के नाम से जाना जाता है। जो ढाका मसलिन है वहाँ से जो वुवन पैटर्न से जो साड़ीज़ बनती हैं या कुछ भी क्लॉथ बनता है उसको बोलते हैं जामदानी। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, इज़ द क्रेडल सेंटर ऑफ द आर्ट चिकनकारी। जो चिकनकारी वाली आर्ट है इसका मेन सेंटर कहाँ है, तो सिंपल सी बात है दिल्ली, हैदराबाद, आगरा नहीं है, तो बचा क्या है, लखनऊ। जो लखनऊ है ये चिकनकारी के लिए फेमस है। यहाँ ये चिकनकारी का सेंटर जो है लखनऊ को बोला जाता है चिकनकारी का सेंटर। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, क्वेश्चनेयर इज़ नन ऑफ द इंक्वायरी फॉर्म टू कलेक्ट इन्फॉर्मेशन इन रिसर्च इन चाइल्ड स्टडी। देखो जब हम रिसर्च करते हैं तो वहाँ पे इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने के लिए कई सारे मेथड यूज़ होते हैं। उसमें से एक मेथड क्वेश्चनेयर भी है। क्वेश्चनेयर हो गया, इंटरव्यू मेथड हो गया, ऑब्जर्वेशन मेथड हो गया। तो यहाँ पे पूछा है कि अगर कोई रिसर्च कर रहे हैं, रिलेटेड चाइल्ड स्टडी भी है, कोई भी स्टडी है, उसमें इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने के लिए क्वेश्चनेयर को
इंक्वायरी मेथड की तरह यूज़ करते हैं, तो हाँ ये ट्रू है। क्वेश्चनएयर को एज अ इंक्वायरी मेथड या फिर हम यूज़ करते हैं इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करने के लिए, ये सही है। क्वेश्चन नंबर 13 आता है, इज़ द नेम गिवन टू बिहेवियर विच वन रिपीटेड बिकम ऑटोमेटिक। ऐसे कौन से बिहेवियर हैं जो हम कुछ दिनों तक उनको रिपीट करते हैं, उसके बाद वो ऑटोमेटिकली हमारी डेली हैबिट में आ जाते हैं। सिंपल सी बात है, जो हमारे हैबिचुअल बिहेवियर होते हैं इनके लिए हमें बहुत ज़्यादा मेंटल प्रेशर की या थिंकिंग या रीजनिंग की ज़रूरत नहीं होती है। जैसे मॉर्निंग में उठ के किसी को कॉफ़ी पीना है, किसी को चाय बनाना है, तो वो एक बिल्कुल हैबिट में आ जाता है कि उसके बाद आप उठ के ये सोचते नहीं हो कि अच्छा कॉफ़ी बनाना है नहीं बनाना है, वो आपकी हैबिट में है। जिसका जो भी रूटीन है वो बिल्कुल हैबिट में होता है कि आप मॉर्निंग से अपना पूरा हैबिट फॉलो करते हो। तो ऐसे जो रिपीटेड बिहेवियर होते हैं उनको हम हैबिचुअल बिहेवियर कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, ईच किडनी इज़ कंपोज्ड ऑफ 1 मिलियन फंक्शनल यूनिट कॉल्ड। जो किडनी होती है उसमें उसके जो फंक्शनल यूनिट होते हैं, जो उसकी सबसे बेसिक इकाई होती है, उसको क्या बोलते हैं? तो उसको बोलते हैं नेफ्रॉन्स। ठीक है, जो नेफ्रॉन होते हैं ये किडनी का बिल्कुल बेसिक फंक्शनल यूनिट होता है, नेफ्रॉन्स। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, डायलिसिस इज़ अ प्रोसीजर दैट रिप्लेस सम ऑफ द नॉर्मल फंक्शन ऑफ। कौन से पर्सन या कौन से पेशेंट्स ऐसे हैं जिनमें डायलिसिस की जाती है? डायलिसिस मीन जब किडनी जो है, जब प्रॉपर ये किडनी काम नहीं करती है, जब किडनी प्रॉपर काम नहीं करेगी तो बॉडी के कुछ जो प्रोसेस हैं या फंक्शन है वो धीरे धीरे रुकने लगते हैं। जैसे ब्लड का, जो ब्लड किडनी में जाके फिल्टर होता है, ठीक है, यूरिन जाके वहाँ पे अमोनिया ये सब फिल्टर होता है, तो ये नहीं हो रहा है प्रोसेस, जिसकी वजह से बॉडी में जो वाटर है वो एक्यूमुलेट करने लगता है, जमा होने लगता है, जिसको हम बोलते हैं एडिमा। तो जो किडनी के लिए जो है हम डायलिसिस करते हैं। जो किडनी अगर प्रॉपरली फंक्शन नहीं कर रही है तो उसके लिए हम जो यूज़ करते हैं वो होता है डायलिसिस। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, रेबीज़ इज़ ऑल्सो नोन एज। रेबीज़ जो है इसको हम और कौन से नाम से जानते हैं? तो उसको बोलते हैं हम हाइड्रोफोबिया। रेबीज़ में जो पर्सन जिसको रेबीज़ का इन्फेक्शन हो जाता है, क्योंकि ये एनिमल के थ्रू फैलता है, ठीक है, अगर डॉग ने बाइट किया है, डॉग ने, कुत्ते ने अगर काटा है तो उससे या फिर किसी और एनिमल इन्फेक्शन से की वजह से रेबीज़ होता है। और रेबीज़ में क्या होता है, जो पर्सन है उसको पानी से डर लगने लगता है। यहाँ पे दिया है हाइड्रोफोबिया। फोबिया मीन्स डर लगना, हाइड्रो मीन्स वाटर, जहाँ पे पानी से डर लगने लगता है, रेबीज़ का एक सिम्टम है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, द फर्स्ट 3 मंथ ऑफ प्रेगनेंसी आर कॉल्ड एज। जो स्टार्टिंग के 3 मंथ हैं प्रेगनेंसी के, उसको क्या कहते हैं? क्योंकि 3 मंथ के ट्राइमेस्टर होते हैं, 3 मंथ का एक ट्राइमेस्टर होता है। जो पहले 3 मंथ होते हैं उनको क्या बोलेंगे? उनको बोलते हैं फर्स्ट ट्राइमेस्टर। फिर सेकेंड 3 मंथ उनको सेकेंड ट्राइमेस्टर, जो फिर लास्ट 3 मंथ उनको थर्ड ट्राइमेस्टर बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, विच वन ऑफ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट एंड मोस्ट यूनिक आउटरीच प्रोग्राम फॉर द अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड डेवलपमेंट। जो अर्ली चाइल्डहुड केयर और डेवलपमेंट, ठीक है, अर्ली चाइल्डहुड केयर और डेवलपमेंट के लिए वर्ल्ड का जो सबसे लार्जेस्ट प्रोग्राम है वो कौन सा है? तो वो है ICDS, इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम। ठीक है, ये ICDS जो है ये अर्ली चाइल्डहुड के डेवलपमेंट प्रोग्राम के लिए वर्क करता है। NIN, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूट्रिशन, ठीक है, ICMR, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, इन सबके फंक्शन अलग हैं, बट जहाँ पे बात आती है डेवलपमेंट की, अर्ली चाइल्डहुड डेवलपमेंट की, तो वहाँ पे होता है ICDS जो है वर्ल्ड का लार्जेस्ट फंक्शनल प्रोग्राम है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, एजुकेशन डज नॉट मीन्स टीचिंग पीपल टू नो व्हाट दे डू नॉट नो, इट मीन्स टीचिंग देम टू बिहेव एज दे डू नॉट बिहेव। यह किसने कहा है कि एजुकेशन का मतलब ये नहीं है कि लोगों को ये बताना है कि वो क्या नहीं जानते हैं। तो ये नहीं बताना है कि लोग क्या जानते हैं क्या नहीं जानते, उनको ये नहीं बताना है, बट आपको देखना है कि वो कैसे बिहेव कर रहे हैं और उनके बिहेवियर को कैसे इम्प्रूव किया जाए। उनको ये समझाया जाए कि आप जो ऐसे कर रहे हो इसको ऐसे नहीं ऐसे कर रहे हैं। तो इसको ये किसने कहा है? ये कहा है रस्किन ने कहा है कि लोगों को ये नहीं बताना है कि आप क्या कर रहे हो, आप क्या जानते हो क्या नहीं जानते हो। बाकी एजुकेशन का मतलब ये है कि उनके बिहेवियर में चेंज लाना, उनके बिहेवियर में पॉजिटिव अप्रोच लाना, जिससे वो चीज़ें जो है वो पॉजिटिवली ढंग से करें। तो ये कहा है रस्किन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, इज़ अ टाइप ऑफ स्मॉल ग्रुप इंटरेक्शन डिज़ाइन टू इनकरेज फ्री इंट्रोडक्शन ऑफ आइडियाज़ विदाउट एनी लिमिटेशन। मीन्स कुछ छोटा सा ग्रुप है जहाँ पे डिस्कशन हो रहा है, वहाँ पे कुछ नए नए आइडियाज़ निकल के आ रहे हैं, उनमें कोई लिमिटेशन नहीं है। अब ठीक है, तो ये क्या होता है? ये होता है ब्रेन
स्टॉर्मिंग, ब्रेन स्टॉर्मिंग में यहाँ पे हम सोल्यूशन की बात नहीं करते हैं, यहाँ पे हम आइडियाज़ की बात करते हैं। कोई प्रॉब्लम है उसको लेके हम डिस्कस कर रहे हैं तो उसके क्या क्या आइडियाज़ हो सकते हैं इस पे हम डिस्कस करते हैं। ये होता है ब्रेन स्टॉर्मिंग। एंड आपके लिए जो क्वेश्चन था वो ये था कि कॉटन में जो कॉटन को भिगो देते हैं, गीला कर देते हैं, तब कॉटन की स्ट्रेंथ कम हो जाती है या ज़्यादा हो जाती है, ये आपको बताना है कमेंट सेक्शन में आंसर करके। एंड वीडियो अगर आपको अच्छी लगी तो लाइक एंड शेयर ज़रूर करिएगा और कमेंट करके बताइए आपको वीडियो कैसे लगी। साथ में आप अपना स्कोर भी बताइएगा, आपके कितने क्वेश्चन सही हुए। और अभी तक अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए विश यू ऑल द वेरी बेस्ट, गुड लक, बाय बाय।